गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैग्नेटिज्म में आप लोग को लॉरेंज फोर्स के विषय में जो बताए थे उसके आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ाए थे कि लॉरेंज फोर्स है क्या। हमने बोले थे जब दो फील्ड एक साथ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो निश्चित वहां पे दो फोर्स भी डेवलप करता है और उसी दोनों फोर्स को जब हम कंबाइंड करते हैं तो एक नया फोर्स बनता है और उसी फोर्स का क्या नाम है, लॉरेंज फोर्स। उसका हमने आप लोग को केस भी पढ़ाए थे, जिसमें आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट केस पढ़ाए थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो उस केस में हमने पढ़ाए थे वेलोसिटी का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप लोग को जो इंपॉर्टेंट केस हमने पढ़ाए थे याद होगा, आप लोग को नोट करके लिख देते हैं। ध्यान ये यही रखना है आप लोग को, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, magnetic field B and velocity V are perpendicular to each other, then वेलोसिटी का वैल्यू याद होगा हमने पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ध्यान में यही रखना है कि यहाँ पे तीनों फील्ड यानी दो फील्ड और एक वेलोसिटी है, तीनों एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट किसका कॉन्सेप्ट था, लॉरेंज फोर्स का। अब देखिए इस पे कैसे न्यूमेरिकल आईआईटी 2007 में पूछा था, उसी क्वेश्चन को अभी आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। समझिएगा सभी लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अभी जैसे हमने आप लोग को बताए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो हमने आप लोग को सिंपली पढ़ाए थे, याद होगा v का वैल्यू E बाय B होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, a charged particle with charge q enter a region of constant uniform and mutually orthogonal field electric and magnetic with a velocity v perpendicular to both E and B। यानी वेलोसिटी इस केस में भी परपेंडिकुलर है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे, एंड comes out without any change in magnitude or direction of velocity। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में इन करता हो उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, आउट होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं सुनिएगा। सबसे पहला चीज ध्यान में ये हमने वहां पढ़ाए थे, याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा हम लोग y एक्सिस पे लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां लेंगे, y एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ाए थे y एक्सिस पे लीजिएगा तो E का जो वैल्यू लीजिएगा E j कैप। मैग्नेटिक फील्ड को जो लिया जाता है वह k एक्सिस पे और इसीलिए वेलोसिटी किस एक्सिस पे आता था, x एक्सिस पे। तो देखिए
यानी वेलोसिटी हमेशा किस एक्सिस पे आना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, यानी वेलोसिटी में आई कैप इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक एक ऑप्शन को बाद में तो आप सिंपल वे में सीख सकते हैं, लेकिन अभी हमको समझाने के लिए सभी ऑप्शन को चेक करके दिखाना होगा। तो देखिए जैसे पहला ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है v का वैल्यू b क्रॉस e, b क्रॉस e बाय e स्क्वायर। तो समझिए b का वैल्यू b के है, b के प्लस e j बाय e स्क्वायर। अब देखिए b इंटू e j क्रॉस के, j क्रॉस के होता है माइनस आई बाय e स्क्वायर। एक ई से ई कैंसिल, ये तो गलत है। हमने पढ़ाए थे कि v का वैल्यू क्या होना चाहिए, e बाय b, और यहाँ पे क्या हो गया आपको b बाय e हो गया, तो इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। फिर देखिए नेक्स्ट, इसीलिए आप a और d को चेक भी नहीं करेंगे, आपको चेक करने का मन भी करेगा तो जिसमें नीचे में b स्क्वायर का टर्म इन्वॉल्व रहेगा उसी को आप चेक करिएगा। तो b को आप चेक करने का तरीका सिखा रहे हैं। b में आपके पास दिया हुआ है e क्रॉस b बाय b स्क्वायर। अब देखिए e का वैल्यू हो गया e j कैप, b का वैल्यू हो गया b के कैप b स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं e पे j क्रॉस के i होता है बाय b स्क्वायर। एक b से एक b कट गया तो e बाय b हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा x एक्सिस पे होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। आप सी चेक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आपको ध्यान में ये रखना होगा कि वेलोसिटी का जब भी वैल्यू लेते हैं तो e बाय b होता है। इसका मतलब b के नीचे में यानी b नीचे वाले टर्म में b स्क्वायर जब इन्वॉल्व होगा तो आप उसी को चेक करिएगा, वरना आप उसको चेक ही नहीं करेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी आपको नहीं हो। देखिए एक मान लीजिए एक वायर है आपके पास, इस वायर का लेंथ दिया हुआ है, इस वायर का लेंथ भी दिया हुआ है। अब देखिए इससे करंट का फ्लो हो रहा है, करंट आई है, इसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे, इसका लेंथ एल है और मास आपके पास m दिया हुआ है। मास क्या है इसका m। अब देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवार्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवार्ड दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वायर है, उस वायर का लेंथ l है, मास m है, इस वायर से करंट I फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड B का क्या होगा वैल्यू। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का क्या वे है उसी को समझा रहे हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहां पे सबसे पहला काम क्या है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को लिया जाता है और जिधर फील्ड होते हैं उधर पंच करते हैं। तो ये थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। देखिए करंट ऐसे जा रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो सबसे पहला काम है कि अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को करंट के डायरेक्शन में दीजिएगा। दिए, मुट्ठी को पंच करेंगे किधर, जिधर फील्ड है, ध्यान रखना, जिधर फील्ड है उधर मुट्ठी को बंद करेंगे। ये थंब ऊपर है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। और नीचे आप जानते हैं वेट लगता है, तो वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg। तो इस तरह के केस में हमेशा इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करने वाला कौन होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को कौन फॉलो करता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करने वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे किसको बैलेंस करेगा, mg को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Fb बराबर mg, और Fb का वैल्यू होगा I LB बराबर mg, और यहाँ से B का वैल्यू लिख सकते हैं mg बाय I इंटू L, mg बाय I इंटू L। क्लियर हो गया। mg बाय I L को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से। किस केस में, तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी वायर से करंट का फ्लो होता है और वहां पे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को देते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हमेशा बैलेंस करते हैं, किसके वैल्यू को, उसके वेट के वैल्यू को। और अभी हमने दिखाए हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको मिला है mg अपॉन I इंटू L, mg अपॉन I इंटू L, mg अपॉन I इंटू। देखिए क्वेश्चन क्या है इसी पे, ए हॉरिजॉन्टल वायर 0.1 मीटर लॉन्ग carries a current of 5 ampere. Find the magnitude and direction of magnetic field which can support the weight of the wire. Assume wire to be of mass. देखिए यही है कहानी, एक वायर है, इसका आपको इससे करंट आई का वैल्यू 5 एम्पियर, उसके बाद इसका लेंथ दिया है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, उसके बाद आपको मास बाय लेंथ का वैल्यू दे चुका है, तो m बाय l का वैल्यू आपके पास कितना दिया है बाबू, 3 गुने 10 टू दी पावर माइनस 3। तो मास कितना हो गया इस केस में, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू L। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन इंटू 0.1, ये हो गया मास का वैल्यू। तो अभी तुरंत हमने पढ़ाए थे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सिंपल होता है mg अपॉन IB, mg अपॉन I इंटू L, I इंटू L। तो m हो गया कितना, 3 गुने 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 0.1 इंटू 10 अपॉन I का वैल्यू 5, और लेंथ कितना हो गया 0.1। ये कैंसिल, ये 2, तो आपको हो गया 2 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 टेस्ला। ये हो गया आपको किसका वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का। और डायरेक्शन किधर होगा, अगर ऐसे लेते हैं तो अंदर की तरफ होगा, किस तरफ, अंदर की तरफ होगा। तो यही हो गया इसका वैल्यू, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू की बात करेंगे तो इसी तरीके। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द current carrying loop which is kept in the uniform magnetic field। जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस केस में बताइए फोर्स और टॉर्क का क्या होगा वैल्यू। जैसे समझिएगा, ये वाई एक्सिस और ये आपका हो गया
एक्स एक्सिस। अब देखिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, अब उसमें ये आपका एक लूप है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, यही लूप हो गया आपका, ये लूप हो गया। अब देखिए इसका मान लीजिए ये भी b है बाबू, और ये जो लेंथ है ये l है। अब इसमें फील्ड जो है वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। तो अब देखिए मान लीजिए यहां पे हम बात करते हैं करंट का, तो देखिए मान लीजिए करंट इस तरफ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब आपको इसमें बताना है कि फोर्स और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसका नाम सेकेंड, इसका थर्ड और इसका फोर्थ नाम दे दिए, क्योंकि यहां पे चार आपके पास वायर है और फर्स्ट और थर्ड सेम है, फोर्थ और सेकेंड सेम है। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट पे पहले फोर्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट में फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और F1 की बात करिएगा तो F1 का सिंपल वैल्यू आपके पास हो जाएगा, देखो बाबू, IBB, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? राइट के तरफ। किधर? राइट, राइटवर्ड। फिर इसी तरीका से जब आप F2 की बात करिएगा तो F2 में होगा ILB, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए अपवार्ड होगा, अपवार्ड। फिर इसी तरीका से F3 की बात करिए तो F3 की जब बात करेंगे तो ये लेफ्ट के तरफ होगा, IBB, लेफ्टवर्ड। और जब इसका बात करिएगा F4 का, ILB, अब देखिए इसका किधर होगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अब समझिए आप लोग कि F1 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। F1 और F3 इसका इधर हुआ तो इसका इधर हो रहा है, इसका नीचे हो रहा है तो इसका ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहां पे सभी फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। और इस केस में अगर आपसे कोई पूछेगा नेट फोर्स की बात, तो नेट फोर्स का वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है और फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, इसलिए नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो निश्चित है नेट टॉर्क का भी वैल्यू क्या होगा? आपको 0। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी क्लोज लूप हो और वह क्लोज लूप कहां पे रखा हुआ हो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ध्यान ये रखना है कि फील्ड कहां हो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में, तो वहां पे उस क्लोज लूप के केस में नेट फोर्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? आपको 0 होगा। और जब फोर्स ही 0 हो गया तो निश्चित है नेट टॉर्क का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद इसी का हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। ये पार्ट हो गया फर्स्ट आपका, अब इसी में आप लोग को अब हम समझा रहे हैं सेकेंड पार्ट के केस में कि अगर वह थीटा डिग्री पे रहता है तो क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसी को अभी हम समझाएंगे। देखिए दूसरा पार्ट इसी में, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। अब देखिए
अगर इसको थीटा डिग्री के एंगल पे ले जाते हैं थीटा डिग्री के एंगल पे ले जाते हैं तब क्या होता है समझिए। ये थीटा डिग्री का एंगल है, इससे मान लीजिए करंट इस तरफ जा रहा है इससे। अब देखिए यूनिफॉर्म फील्ड है लेकिन अपवार्ड के तरफ है। देखिए मान लीजिए ये लेंथ आपके पास L है, ये भी लेंथ आपके पास L ही होगा। फिर उसी तरीका से ये लेंथ आपके पास B है और ये भी लेंथ आपके पास B ही होगा। अब देखिए इसमें भी आप अलग अलग नाम दे दीजिएगा। इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए, इसका नाम सेकेंड, इसका नाम थर्ड दे दीजिए और इसका नाम आप फोर्थ कर दीजिए। जब आप इसमें देखेंगे तो देखिए फिर बाहर की तरफ है तो पंच किधर करेंगे, बाहर की तरफ तो दिए पंच किए, देखिए दिए पंच के तो इधर है। F1 का वैल्यू हो जाएगा, F1 की बात करिएगा तो IL, क्योंकि करंट I है, इसमें सभी में करंट कैपिटल I ले लिए हैं। इसमें जो करंट है वह I है, ILB हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B है, ILB होगा। और फर्स्ट केस में देखिए किधर होगा, किधर होगा, राइट की तरफ, राइट वार्ड। फिर इसी तरीका से जब आप 2 पे देखिएगा तो देखिए ध्यान से, ये नीचे की तरफ होगा IBB डाउनवर्ड। फिर उसके बाद F3 की बात करिएगा तो ILB राइट, तो ये लेफ्ट की तरफ होगा, लेफ्ट वार्ड। उसके बाद F4 की बात करिएगा IBB अपवार्ड। अब देखिए यहां पे इस केस में भी F1 और F3 एक दूसरे को बैलेंस करेगा, F2 और F4 भी बैलेंस करेगा। तो इस केस में भी कोई पूछ दे आपसे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा तो याद रखिएगा नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर फोर्स ही 0 हो गया तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं पे भी किसी भी क्लोज लूप में फोर्स और टॉर्क की बात करता हो तो दोनों का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। ध्यान ये रखना है कि फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। अगर कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो उस केस में अगर लूप आपके पास क्लोज होगा तो निश्चित है क्लोज लूप के केस में आपको नेट फोर्स और नेट टॉर्क का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप सेट रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। इसके बाद नोट में लिख देते हैं in any closed loop the net force and net torque is 0 if the field is
जब आपके पास फील्ड यूनिफॉर्म हो और कोई भी क्लोज लूप हो तो ध्यान में रखिएगा नेट फोर्स और नेट टॉर्क का वैल्यू 0 होता है। जैसे देखिए ऐसे भी रहेगा और ये फील्ड अगर क्लोज, ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस केस में भी नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा आपको 0 और नेट टॉर्क का भी वैल्यू क्या होगा आपको 0। तो याद रखिएगा कि कोई भी क्लोज लूप होता है, किसी भी क्लोज लूप में नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों का वैल्यू तब 0 होता है जब वह लूप कैसा होता है क्लोज और फील्ड कैसा होता है यूनिफॉर्म। जब फील्ड यूनिफॉर्म हो, लूप क्लोज हो तो निश्चित है उस केस में नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा आपको 0 होगा। हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट। देखिए कुछ आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो उस केस में आप टॉर्क कैसे निकालते हैं, समझिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान ये रखना है कि फील्ड कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे एक क्रॉस है तो यहाँ पे एक डॉट है, ये क्रॉस है और ये डॉट है। अब देखिए मान लीजिए इसका लेंथ L होगा, ये जो लेंथ है इसका L है, लेंथ कितना है इसका L है। अच्छा से थोड़ा बना देते हैं इसको। देखिए यहां पे क्रॉस, यहां पे डॉट। अब देखिए इधर फोर्स F1 है, इधर F2 है। अब यहां से आपको मान लीजिए ये जो फोर्स F1 है और F2 दोनों का वैल्यू सेम है, IBB ये फोर्स पहले से दिया हुआ है और ये जो F2 है इसका भी वैल्यू वही है आपके पास बाबू IBB, और ये जो टोटल लेंथ है वह L है आपके पास। तो निश्चित है इसके सेंटर पॉइंट से ये रोटेशन स्टार्ट होगा, ये सेंट्रल पॉइंट होगा और इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेंगे। टोटल लेंथ इसका L है तो निश्चित है आधा लेंथ का वैल्यू कितना होगा, L/2 होगा। आधा लेंथ आपको L/2 होगा। अब देखिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस आपको D2 है। अब D1 और D2 का वैल्यू सेम है, ये सेंट्रल पॉइंट है आपको। जब यहां से फोर्स लगाते हैं तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा तो इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा, ओरिजिन के अबाउट। अब देखिए यहां से हमें अब बताना है आप लोग को कि वैल्यू कैसे निकालते हैं D का वैल्यू। तो देखिए मान लेते हैं यहां पे इसको थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू आपके पास हो जाएगा D1/L/2। तो D1 का वैल्यू L/2 साइन थीटा। इसी तरीका से जब D2 की भी बात करिएगा तो D2 का भी वैल्यू होगा L/2 साइन थीटा। दोनों का वैल्यू निकल गया। अब नेट टॉर्क की बात कर रहे हैं तो नेट टॉर्क की बात करिएगा तो दोनों टॉर्क को ऐड करेंगे, टॉर्क T1 प्लस टॉर्क T2। अब देखिए टॉर्क T1 की बात करिएगा तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F। तो देखिए ऐसे लेंगे और फिर इसको भी ऐसे लेंगे तो D1×F1 प्लस D2×F2। अब देखिए यहाँ पे D1 और F1 के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो लिखेंगे D1F1 साइन थीटा तो साइन 90 डिग्री प्लस D2
F2 sin 90 डिग्री। अब यहां से इसको लिख सकते हैं 2 या रहने दीजिए D1 F1 sin 90 का वैल्यू 1, D2 F2। D1 का वैल्यू बताइए बाबू, तो L/2 sin थीटा और F1 का वैल्यू हो गया I/dB। फिर L/2 sin थीटा I/dB। अब इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहां से 2ISB sin थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, I L इंटू B को एरिया कहेंगे, B sin थीटा। अब देखिए आप लोग जानते हैं यहां पे L इंटू B बराबर A और A को हम लोग कहते हैं एरिया। अब एरिया निकल गया, फिर आपको ये भी पता है यहां पे करंट इंटू एरिया को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के नाम से। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को म्यू के नाम से, और म्यू का वैल्यू होता है करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। तो यहां से नेट टॉर्क की बात करिएगा, तो नेट टॉर्क की बात करेंगे तो यहां से हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा, म्यू बी साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग नेट टॉर्क की बात करेंगे तो म्यू क्रॉस बी। तो याद रखिएगा नेट टॉर्क का वैल्यू हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को अगर मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस करते हैं तो वही क्या देता है, टॉर्क। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम I इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो टॉर्क का वैल्यू अगर ये पूछा जाए तो ये 12th बोर्ड में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता था डेरिवेशन करने के लिए बोर्ड में। ये 12th बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको नॉन यूनिफॉर्म केस में, किस केस में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में नेट टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म की जब भी बात करेगा तो एक एंड पे क्रॉस लेंगे तो दूसरे एंड पे डॉट हो जाएगा, एक एंड पे क्रॉस लेंगे तो दूसरे एंड पे डॉट हो जाएगा। और जब तक दो अलग अलग फील्ड नहीं होगा तब तक ये रोटेशन नहीं करेंगे। जब ये रोटेशन करना स्टार्ट कर जाता है तभी टॉर्क डेवलप होते हैं, और टॉर्क का सिंपल वैल्यू होता है इस केस में याद रखिएगा म्यू क्रॉस बी। क्या होता है, म्यू क्रॉस बी। क्या होता है, म्यू क्रॉस बी। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके अगले कॉन्सेप्ट को हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बायट-सैवर्ट लॉ, वह अगले क्लास यानी कल बताया जाएगा आप लोग को।